हाँ, तो कल हमने पढ़ा था सेल्फ एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कई सारे एग्जांपल्स पढ़े थे। आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, तो काफी टाइम से इस चीज को हमने मतलब थोड़ा होता है कि बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो सारे हमेशा याद रहने चाहिए। हमेशा का मतलब कि टिल द एंड, क्योंकि कई सारे छोटे पॉइंट्स हैं वो बाद में भूल जाएंगे और भूल जाएंगे तो फिर क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। और क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही है, मतलब डेफिनेटली टेस्ट जो होगा उसमें एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आएंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स अगर तुम्हें पता हो तभी तुम कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई कंडक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम कुछ सोच पाएंगे। तो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे सपोज ये कंडक्टर है, तो यूजुअली तुम्हारे दिमाग में कंडक्टर सुनते ही मेटल आता है कि भाई मेटल्स ही कंडक्टर्स होते हैं। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ये जैसा कि तुम्हारे माइंड में आ रहा है बहुत कॉमन है। मतलब कॉमनली मेटल्स को ही हम कंडक्टर्स की कैटेगरी में लेते हैं, बाकी को नहीं लेते हैं। वैसे होते तो हैं जो आयंस के जो कंडक्शन कर सकते हैं वो होते तो हैं, लेकिन यूजुअली हम ज्यादा किसको मानते हैं, मेटल्स को। तो एक बार के लिए मैं मेटल बोलूं या कंडक्टर बोलूं एक बात समझ लीजिए। ठीक है, तो कंडक्टर का नाम कंडक्टर इसलिए है क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी उस चीज में। तो हमें अपने दिमाग में ये एज्यूम करके चलना है कि इसके अंदर कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस एजम्पशन के बेसिस पर फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब होता है जो कि जिसकी मूवमेंट में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, जब भी अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो बताओ कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगी, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगी तो क्या होगा, मूवमेंट होगी। मूवमेंट कब तक होगी ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट बन के आता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है या कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स है वो फ्री टू मूव है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट उसमें ये बनेगा कि अगर हम एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज कैसे बनी वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल ऑफ द चार्ज in a conductor resides at surface। इसको ऑल ऑफ द एक्सेस चार्ज कर दो, मतलब ऑब्वियसली ऐसे तो चार्ज तो दुनिया भर का, न्यूक्लियस पे भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे भी चार्ज है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेस चार्ज की। ऑल ऑफ द एक्सेस चार्ज इन द कंडक्टर रिसाइड्स एट द सरफेस। अब इसके पीछे क्या रीजन है, जैसे सपोज हमको एक क्वेश्चन करेगा ना कि ये एक बॉल ली, इसको इतना पॉजिटिव चार्ज दिया, फिर उसको दूसरी बॉल लाके कनेक्ट करी, फिर उसमें भी इतना पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो शेयरिंग हो गई वैसे सब कुछ। तो तुमने मैंने भी तब तक ज्यादा अच्छे से बनाया नहीं था, उसके पॉजिटिव चार्ज को सारे में ही दिखाया था। ठीक है, अंदर भी शो किया था, लेकिन अब हमें ये पॉइंट पता है तो उसके हिसाब से जब भी हम चार्जेस को दिखाएंगे तो सरफेस पे दिखाएंगे। अब ऐसा क्यों है, बहुत आसान है। सपोज इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, इसका चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्या होगा कि वो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, और दूर से दूर कितना जा सकते हैं, ज्यादा कहां तक जा सकते हैं, सरफेस तक ही जा सकते हैं, इन्फिनिट तक कैसे जाएंगे, सरफेस तक ही जाएंगे, क्योंकि सरफेस के आगे तो स्कोप बंद ही रह जाएगा। ठीक है, तो वो रिपल्शन की वजह से दूर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूर से दूर जाने का बेस्ट ऑप्शन क्या है, सरफेस तक जाना। सरफेस के बाहर नहीं जा सकते, मतलब कोई यूं सोचे कि भाई इतने फ्री है कि सरफेस को भी छोड़ के बाहर चलाएंगे, ऐसा नहीं है। फ्री कितने हैं कि अंदर ही अंदर मूवमेंट कर सकते हैं, फ्री इतने फ्री नहीं है कि सरफेस तक भी पहुंच गए उसके बाद फिर रिपल्शन की वजह से बाहर भी पहुंच गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसे आसान पॉइंट हो गया समझने के लिए कि कंडक्टर के अंदर चार्ज क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सारा का सारा चार्ज रिपल्शन की वजह से दूर जा रहा है, चाहे तुम नेगेटिव चार्ज में करो चाहे पॉजिटिव चार्ज में करो। क्लियर है, तो इसमें सपोज चार्ज लिया तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड, अच्छा ये एक बात और भी याद रखनी है तुम्हें कि जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ये सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि अब और मूवमेंट नहीं हो रही है।
कि जो मूवमेंट होनी थी वो हो चुकी है और उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब कोई मूवमेंट नहीं होनी है, जो चार्जेस सेटल डाउन होंगे वो कहाँ पर सेटल डाउन होंगे, आउटर सरफेस पर सेटल डाउन होंगे। क्लियर है सबको? अब सेकंड पॉइंट रहेगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। ये ऐसा क्यों हुआ, तो इसके बारे में सोचते हैं। सपोज मेरे पास ये इस शेप का मैं कंडक्टर ले रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है हमेशा ऐसे ही हो, लेकिन चलो ऐसे एक कंडक्टर ले लिया और मैंने यहाँ पर ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया एक्सटर्नल, ठीक है, किसी भी वजह से हो सकता है, मान लो मैंने प्लेट ले ली, चार्ज प्लेट्स ले ली, उसकी वजह से फील्ड ऐसा बन गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसके अंदर आएगा, क्योंकि आएगा तो सही, अगर तुम कोई फील्ड लगा रहे हो तो वो पूरे एनवायरनमेंट में है, तो इसके अंदर भी है वो फील्ड। तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आएगा, सोचो कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज है, तो कहां की तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेफ्ट की तरफ को, और लेफ्ट की तरफ को एक्सपीरियंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर लेफ्ट में इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। या तुम ऐसे सोच सकते हो कि इधर वैकेंसी ऑफ क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस, जो ये सरफेस पे अपने आप बन के आए हैं इनको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस। अब ये देखो कि इंड्यूस्ड चार्जेस इस तरीके से हैं कि इधर पॉजिटिव चार्जेस है और इधर नेगेटिव चार्जेस है, तो इनकी वजह से जो फील्ड होगा, मतलब तुम खुद सोचो कि कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपने पास होता है, एक बार के लिए इसको छोड़ो, इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, ठीक है। तो ऐसे इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से फील्ड किस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, और वो जो लेफ्ट की तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलेंगे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन गए, 10 इलेक्ट्रॉन गए, 100 इलेक्ट्रॉन गए, ऐसे करते करते इधर चार्ज आता गया, इधर भी चार्ज आता गया, ठीक है। और उसके बाद उनकी वजह से जो फील्ड बन रहा है वो कितना बन रहा है, इंड्यूस्ड फील्ड। तो नेट फील्ड कितना बचेगा, E माइनस E इंड्यूस्ड। अगर E बड़ा रहा, E की वैल्यू बड़ी रही, तो बाकी जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर अभी भी फोर्स कहां की तरफ को लगेगी, लेफ्ट की तरफ को, तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ को जाते रहेंगे, और वो कब तक जाते रहेंगे, जब तक वो फोर्स लगती रहेगी, और वो फोर्स कब तक लगती रहेगी, जब तक E इंड्यूस्ड से ज्यादा रहेगा। जिस इंस्टेंट पर ऐसा हो गया कि E और E इंड्यूस्ड सेम हो गए, उस इंस्टेंट पर क्या होगा, फोर्स लगनी बंद हो जाएगी, जब फोर्स लगनी बंद हो जाएगी तो चार्ज का मूवमेंट बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो E है वो जब तक E इंड्यूस्ड के बराबर होगा तब तक ये ड्रामा चलता रहेगा मूवमेंट का, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा कि अगर E और E इंड्यूस्ड इक्वल है तो जो E नेट होगा, जो कि E माइनस E इंड्यूस्ड है, वो कितना होना होगा, 0, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट बन गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। क्लियर है? और इसमें शेप का कोई लेना देना नहीं है एक्चुअली, मतलब तो मैंने यूं ही बना दी। अगर तुम ऐसे गोल शेप भी लेते हैं, कोई ओवल शेप भी लेते तो भी मैटर नहीं करता। सपोज तुम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ को मतलब आ गया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग गई लेफ्ट की तरफ को, तो इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए और इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया अंदर ये लेफ्ट की तरफ को, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बन गया राइट की तरफ को। तो ये कब तक चलता रहेगा ड्रामा, जब तक फील्ड अंदर 0 नहीं हो जाता, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट अपने पास बन के आया कि सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना बनेगा, 0, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। अभी नोट कुछ भी नहीं करना है, अब बस समझते चलो। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a conductor is perpendicular to it। ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और वो चार्ज है, चार्ज होना भी जरूरी नहीं है, बस उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है, ठीक है। उसमें का मतलब कि बाहर के एनवायरनमेंट में या अगर चार्ज होगा तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे मान लो तुम सोचो एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर का शेल है अपने पास, तो उससे फील्ड लाइंस से बाहर निकल रही होंगी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो डेफिनेटली उसकी सरफेस से 90 डिग्री एंगल पर निकल रही होंगी। अब तुम्हें ये समझना है कि वो 90 डिग्री पर क्यों निकल रही है। तो सपोज ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और सपोज ये चार्ज है, ऐसे पॉजिटिवली चार्ज है, तो मैं देखो
अब जब भी बना रहा हूँ थोड़ा ध्यान दे के बना रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को कुछ सरफेस पर दिखाऊंगा। कहीं कहीं बुक में तुम्हें ये पॉजिटिव चार्ज इस बाउंड्री के बाहर भी दिखेगा, वो भी चलता है, ये भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रूल कह रहा है कि मैं कहीं पर भी देखूं, मान लो मैं इस पॉइंट पर देखूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होना चाहिए ताकि वो सरफेस के 90 डिग्री एंगल बनाए, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो वहां पर फील्ड ऐसा होना चाहिए कि वो इस सरफेस के 90 डिग्री एंगल बनाए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। तो अब इस चीज का प्रूफ क्या है कि वो ऐसा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए इस फिगर को छोड़ के ये सपोज कंडक्टर दिखा रहा हूँ। कंडक्टर का एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन, जैसे इसका एक बहुत छोटा तोड़ेंगे तो फ्लैट सा दिखेगा अपने को, तो ये फ्लैट सा पोर्शन दिख रहा है। और मैं इसको प्रूव करूंगा काउंटर आर्गुमेंट से, मतलब कि मैं पहले ये मान लूंगा कि फील्ड टेढ़ा निकल रहा है, फिर मैं प्रूव करूंगा कि टेढ़ा नहीं निकल सकता, ठीक है। तो मैंने ऐसा मान लिया कि ये जो फील्ड है वो ऐसे निकल रहा है एट एन एंगल थीटा। तो उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक अलोंग द सरफेस e cos थीटा और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस e sin थीटा। अब तुम इमेजिन करो कि इसकी सरफेस पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि सर ये तो पॉजिटिव चार्ज इसके पास इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है कंडक्टर के पास। इलेक्ट्रॉन कितने नंबर में होते हैं, 10⁻23 24 ऐसे होते हैं, ठीक है। तो उसमें से 10-20 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए या 10-20 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिए, उससे चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मतलब उनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर इमेजिन कर लिया। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये दोनों फील्ड्स कैसे फोर्स लगाएंगे सोचो। e sin थीटा ये कोशिश करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ को चला जाए, ठीक है, अंदर नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर ये मान लो नेगेटिवली चार्ज सरफेस होती और फील्ड लाइन अंदर की तरफ को बन रही होती, मान लो ऐसा बन रहा होता और तुम सोचते कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बाहर जाने का वैसे स्कोप नहीं, मैंने बोल दिया वो बाइंडेड है इसका, मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव कहां कहां पर है, अंदर अंदर फ्री टू मूव है, बाहर नहीं निकल सकता। और ऐसे ही यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नीचे भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो पहला रूल है। पहला रूल क्या कह रहा था कि कोई भी जो चार्ज कंडक्टर है उसके सारे के सारे चार्जेस सरफेस पर रिजाइड करेंगे, तो ये सरफेस पर तो रहेगा, यानी कि e sin थीटा का कोई रोल नहीं है इसमें। लेकिन e cos थीटा क्या चाहेगा, e cos थीटा क्या चाहेगा कि वो कहां मूवमेंट करे, लेफ्ट की तरफ को। और लेफ्ट की तरफ को मूवमेंट करने से कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि मूवमेंट तो कहां नहीं कर सकता, वो बाहर नहीं जा सकता और अंदर नहीं जा सकता। लेकिन लेफ्ट और राइट में तो जा सकता है, उसमें तो कोई नहीं रोक रहा। और अगर ये लेफ्ट और राइट में जा सकता है तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, और लेफ्ट में चला जाएगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या था कि अब कोई और मूवमेंट ना हो, समझ गए। तो वही चीज हमें सोचनी है कि अगर ये फील्ड मैंने टेढ़ा ले लिया तो उसका एक कंपोनेंट बनेगा जो उसको अलोंग द सरफेस मूव करवाना चाहेगा, और अगर वो अलोंग द सरफेस मूव करवाना चाहता है तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आई नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है, मतलब जब हम सपोज चार्ज दे रहे होते हैं, जब चार्ज ले रहे होते हैं तो बहुत ही कम टाइम के लिए, मतलब 10⁻⁸ 10⁻10 सेकंड्स जितने कम टाइम के लिए ऐसी सारी बातें होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ये भी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अंदर चार्जेस नहीं हो सकते, तो कुछ देर के लिए अंदर चार्जेस होते हैं, लेकिन वो फिर ऑलमोस्ट इंस्टेंटली बाहर आ जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो सारे काम हो रहे होते हैं। हम किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो फील्ड टेढ़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो टेढ़ा हुआ तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है। तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक होना चाहिए। तो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो ये कंपोनेंट नहीं है, यानी कि सारा का सारा फील्ड कहां होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। और ये लाइन अपने आप में कंडक्टर को इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रही है। याद है इक्विपोटेंशियल क्या होता है, इक्विपोटेंशियल वो होती है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उससे पूरे के पूरे कंडक्टर की सारी सरफेस जो हर जगह परपेंडिकुलर आ रहा है, वो सारी की सारी सरफेस कैसी हो गई, इक्विपोटेंशियल। समझ गए इतनी बात, पक्का। सिर्फ इतना ही नहीं, ये और ये पॉइंट दोनों मिला के पूरे के पूरे कंडक्टर की बॉडी को भी इक्विपोटेंशियल बना रहे हैं। सोचो अगर यहाँ पर हमारे पास फील्ड परपेंडिकुलर है तो यानी कि सरफेस इक्विपोटेंशियल है, और अंदर फील्ड है नहीं। अगर अंदर फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा, तो जो पोटेंशियल सरफेस पर है वही पोटेंशियल अंदर रहेगा। तो इधर पूरे में अंदर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो ये पॉइंट मैंने कल परसों में लिखवाया था टॉपिक में कि द होल बॉडी ऑफ अ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। याद आया कुछ? तो वो इसी पॉइंट के बेसिस पे था। तो अब हम इसको लिखना शुरू करेंगे। लिखो टॉपिक
का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इसमें देखो, इन दिस टॉपिक we will consider charged or uncharged, conductors, charged or uncharged conductors in electrostatic condition. कंडीशंस कर देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस ब्रैकेट में लिखो, नो मूवमेंट ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, नो मूवमेंट ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, all of the excess charge in a conductor resides at its surface, इसमें डैश पॉइंट मतलब डॉट फुल स्टॉप लगाओ और फिर आगे कंटिन्यू करो। दिस इज बिकॉज all of the charge repels each other and try to get as far away as possible. Therefore, they reach the surface. अब ये फिगर बना लो जो फर्स्ट पॉइंट में है। ये वाला बस इतना ही दिखाना है कि सारा का सारा सरफेस पे आ रहा है। बन गया। सेकंड लिखो, electric field inside a conductor is always zero. इसमें एक बात याद रखना कि ये जो भी रूल्स हम पढ़ रहे हैं ये सबके सब फेल हो जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है मतलब कैपेसिटेंस के बाद वाला जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट होता है, करंट मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है। मूवमेंट ऑफ चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है। तो तब ये नहीं सोचना कि सर आपने जो रूल्स पढ़ाए थे वो गलत थे। वो जो ये जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं कब के लिए वैलिड है, जब तक स्टैटिक कंडीशन है। ठीक है, तो अब इसमें लिखोगे when a conductor is placed in external electric field,
is charged or is charged the charges inside the conductor move according to the external field which causes redistribution of charge ब्रैकेट में लिखो induced charge full stop. Due to this induced charge an induced electric field is produced within the conductor's body and it opposes the applied field as shown. Full stop. The movement of charges inside the conductor continues in the same manner until the induced field is strong enough to cancel the applied field and hence the net field becomes zero. और देखो इसमें ना तुम्हें मतलब ये बात वैसे तो इतनी डिटेल में जाके समझाई मैंने, लेकिन उतनी की भी जरूरत नहीं है अगर तुम खुद से सोचोगे। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हुआ तो चार्जेस मूव करेंगे, क्योंकि अंदर तो मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। और जब अगर चार्जेस मूव करेंगे तो फिर वो स्टैटिक कंडीशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो स्टैटिक कंडीशन की एक ही पॉसिबिलिटी है कि अंदर फील्ड ही ना हो, ठीक है। तो बट ऑब्वियस बात होगी कि ई नेट जीरो होगा अंदर, ठीक है। इंड्यूस्ड फील्ड विल बी नेगेटिव ऑफ, मतलब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखा जा सकता है कि ई इंड्यूस्ड इज नेगेटिव ऑफ ई अप्लाइड, ठीक है। तो इसको नोट करो, नीचे वाली फिगर को रख देना, बस ये और ये इतना काफी है।
थर्ड पॉइंट का है, थर्ड पॉइंट में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। नोट करो इसको, देखो हेडिंग थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर is perpendicular to it, is perpendicular to it, अब इसमें लिखेंगे if we assume the electric field at the surface, if we assume the electric field at the surface to be at an angle theta, to be at an angle theta with the surface, at an angle theta with the surface, then THEN, then its component along the surface, then its component along the surface will exert a force on the electrons available at its surface, as a result the electrons may move, which is against the condition of electrostatics, अब ये फिगर बना लो, सही तो दिखा सकते हैं। बना ली फिगर, हो गया ना। तो अब ये लिख रहा है, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कहती है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या है, समझो कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि सपोज इस शेप का है, ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर चेक करूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर याद है क्या होता था कि उधर अगर हम एक छोटा सा पोर्शन कट करें तो उसको फिर किसी स्फीयर का हिस्सा बनाने की कोशिश करें तो उस स्फीयर का जो रेडियस होता है, तो इधर जो सर्कल बनेगा उधर सा सर्कल बनेगा, ठीक है, जबकि इधर जो सर्कल बनेगा वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ये जो स्फीयर बनेगा, ठीक है, इमेजिन कर पाए, और इधर बहुत ही बड़ा स्फीयर बनेगा क्योंकि तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, सबसे ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है सपोज, ठीक है, और जितना फ्लैट होता है तो उतना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। तो
एक और कंडीशन है ये कि वो जो चार्ज आएगा वो यूं नहीं कि भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर डिसाइड करेंगे कैसे होगा। जैसे मान लो अगर मैंने एक स्फीयर लिया है, परफेक्ट स्फीयर लिया है, तो उसपे तो हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम है तो उससे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं है तब हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां पर ज्यादा चार्ज आएगा, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वहां पे कम चार्ज आएगा। समझ गए? तो इसका मतलब ये है कि इधर तो ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और इधर थोड़ा सा कम चार्ज इकट्ठा होगा। फीलिंग आ गई क्या कहना चाह रहा हूँ? दिख रहा ऊपर वाला, ये नहीं दिख रहा है? क्या बात कर रहे हो? ऐसे आज का तुम अब बता रहे हो मेरे को इतने बड़े ड्रामा करिए।